तो आज से शुरू कर रहे हैं मैथ्स का पहला चैप्टर। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप लोगों से, मैंने मैथ्स नहीं पढ़ाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मैथ्स आती नहीं है, मुझे मैथ्स आती है, लेकिन पिछला पिछला पढ़ा चुके होते हैं तो अपन को एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस अभी मेरे पास ना के बराबर है ना। तो इसलिए मैं शुरुआत जो कर रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर से कर रहा हूँ, और पहले से ही आपको बता दे रहा हूँ। इसलिए क्या बता दे रहा हूँ कि थोड़ी बहुत गफलत हो सकती है, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं। वैसे मैं तैयारी करके आता हूँ, लेकिन कभी-कभार हो सकती है कि अभी जहाँ तक स्कूल खुलने की सवाल है, तो आज ही के पेपर में आया कि 21 जुलाई तक तो नहीं ही खुलना है स्कूल, है ना? अब जो है मामला अगस्त के आखिरी में या फिर सितंबर में जा सकता है। तो स्कूल खुलने में अभी बहुत देरी है। उसके बाद अगर स्कूल खुलेंगे भी तो जो टाइमिंग रहेगी, जो कोर्स की टाइमिंग रहेगी, वो जल्दी-जल्दी खत्म करना पड़ेगा और बहुत हावड़-दुबड़ हो जाएगी उसमें। इसलिए अपन जैसी क्लास चल रही है अपनी डेली, अपन इसको लगातार कंटिन्यू करेंगे, चलाते रहेंगे। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अभी जितने हैं इससे अगर कम हुए, तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि क्लास बंद करने के बारे में, कि मेरे को बंद कर देना चाहिए। लेकिन अभी जितने हैं उतने ही कर रहे हैं तो काफ़ी है, काफ़ी अच्छा होगा। चलो, चैप्टर फर्स्ट पे आते हैं अपन। फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है संख्या पद्धति, है ना, नंबर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है संख्या पद्धति। कि संख्या पद्धति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। कि नंबर सिस्टम क्या होता है और क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं इसमें। सबसे पहले भी देखेंगे भूमिका, इंट्रोडक्शन जिसको बोल सकते हो आप, चैप्टर का इंट्रोडक्शन आएगा जो कि आज देखेंगे हम। उसके बाद दूसरा आएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद वास्तविक वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कैसे लगा, दशमलव लगाते हैं ना किसी संख्या के आगे, जैसे दशमलव जानते हैं ना, 0.212 ऐसे लगाते जाते हैं। तो वो क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है और उसके दशमलव प्रसार कैसे लगाए जाते हैं। संख्या रेखा का वास्तविक संख्याओं का निरूपण। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा होती है, एक रेखा खींच देते हैं, बीच में जीरो लगाते हैं, इस साइड 1, इस साइड 2, इस साइड 3, ऐसे चलते आता है, सो ऑन। और इसके बगल में जो है वो -1, -2, -3, ये सब लिखते जाते हैं। इधर से भी ऐसे ऐसे चलते जाते हैं। ये पता है ना आपको, शायद आपने 8 क्लास में देखा होगा संख्या रेखा, इसको बोलते हैं संख्या रेखा। तो फिर देखेंगे संख्या रेखा का वास्तविक संख्याओं का निरूपण कैसे करते हैं, कैसे दर्शाते हैं संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को, तो ये देखेंगे। इसके बाद क्या, इसके बाद देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं को संक्रियाएं क्या रखती है। अभी संक्रियाएं क्या होती हैं? संक्रियाएं संक्रियाएं होती हैं, उनको एडिशन कैसे किया जाता है, उनका सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, डिवाइडेशन कैसे किया जाता है ना। तो उसमें कुछ जो है वो संक्रियाएं होती हैं, वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। टेंशन की बात नहीं है, अभी पढ़ना शुरू करा अपन ने, तो ये आएगा संक्रियाएं क्या होती है उस टाइम देखेंगे। जबकि जब कई बार हिंदी के शब्द जो है वो बहुत ज्यादा टफ लिख दिए जाते हैं, लेकिन उतने होते नहीं है वो। ये उसी का केस है संक्रियाएं का, है ना। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। घातांक समझते हो? घात और अंक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। घात प्लस अंक, घात समझते हो? जैसे x⁻2, इसको बोलते हैं घात, है ना। और ये अंक के रूप में, इसलिए इसको बनेंगे घातांक। तो वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम पढ़ेंगे, घात के लिए कौन कौन से नियम होते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक है, कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा खास। और देखना पहली जो दो इकाई होंगी, मतलब 1.1 और 1.2, ये तो जो है वो मैं एक डायग्राम बताऊंगा मैं आपको, उस डायग्राम पे ही पूरी पूरी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं जो चैप्टर में दिया हुआ है बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, मैंने आपको पहले ही बताया और फिर से बता रहा हूँ कि मैं जो है वो उतनी छोटी छोटी चीजों पे डिस्कस नहीं करूंगा। मेरा यहाँ पर काम क्या है, आपको मैथ्स समझाना, है ना, बुक पर नहीं जाना। मेरा काम है मैथ समझाना, जिसके कारण से आप क्या कर सको, सवाल सॉल्व कर सको। सवाल सारे बन जाएंगे। और फिर से सवाल के केस में भी एक बात बता दूं, मैं सवाल जो है वो प्रोसीजर से नहीं बताऊंगा, मैं केवल सॉल्व करना बताऊंगा, है ना। मतलब लिखना सिखाऊंगा मैं, सवाल लिखते कैसे लिखते हैं वो आपको स्कूल में सिखाया जाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा, है ना। नहीं तो, और एक और बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, हाँ याद आ गई, मैं क्या बोलना चाहता था। मैं ये बोलना चाहता था मैं ये बोलना चाहता था, मैं आपका मैथ्स का टीचर नहीं रहने वाला हूँ स्कूल टाइम में, है ना। लेकिन आप लोग से साफ साफ बोल रहा हूँ मैं कि यदि आप स्कूल में कोई टीचर पढ़ाता है और अगर आप उनको फॉलो ना करते हुए आप मेरा बोलते हो कि भैया ने ऐसा पढ़ाया था, तो फिर आप जिम्मेदार हो गए इसके लिए। मैं वहां पर पीछे हट जाऊंगा। आपको जो है वो टीचर की ही मानना है, टीचर क्या पढ़ा रहा है। हाँ, मेथड अलग हो सकती है, टीचर कभी मेथड चेंज करने के लिए चेंज नहीं करेगा। लेकिन आप बार बार किसी टीचर से बोलते हो यदि कि फलाने ने तो हमको ऐसा पढ़ाया था, फलाने ने तो ऐसा पढ़ाया था,
टीचर को बुरा लगता है और लगना भी चाहिए, मुझे भी बुरा लगेगा यदि आप मुझसे बोलोगे कि साइंस भैया हमको साइंस में मैम ने ऐसा याद करने के लिए बोला है। मैं टीचर हूँ ना आपका, मैं आपको बताऊंगा ना, आप अगर दूसरी मेथड से सॉल्व करते हो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा उसको, लेकिन आप बार बार दूसरे टीचर का नाम लेके मुझको क्यों सुनाओगे, है ना। तो वो आपको नहीं करना है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। स्कूल में जो है वो आपको जो भी टीचर पढ़ाएगा उसके साथ कोई मुंह नहीं चलाना है कि भैया ने ऐसा पढ़ाया था, भैया ने। मैं आपको केवल जनरल नॉलेज के बेस पे 9th की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका जीके बढ़ जाए, और जब आप स्कूल में सॉल्व करो तो आपको मेरी चीजें याद आए कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है, ऐसा ऐसा कुछ होता है, ताकि आप फटाफट सॉल्व कर सको चीजों को, है ना। तो कोई भी स्कूल में मिसयूज नहीं करेगा मेरे नाम का, इतना मैं पहले बता दे रहा हूँ। अब जाता हूँ वापस चैप्टर पे। तो दूसरी बात करते हैं अपन, जो मेन चीज है आज की, वो दूसरी चीज मैं आपको आपके सामने लाता हूँ, और यही आज की, यही एक ही डायग्राम पे जो है वो पूरी की पूरी प्रश्नावली बसी हुई है, केवल एक डायग्राम पे, है ना। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे और माइंड मैप बना लेंगे। इसका माइंड मैप क्या होता है वो समझ लो, किसी भी चीज की इमेज बना लेना, है ना। किसी भी चीज की इमेज बना लेना, जिसके कारण से क्या हो जाता है, जिसके कारण से वो चीज आपके दिमाग में छप जाती है ना। एक माइंड मैप का कॉन्सेप्ट है मेरा, उसको आप सुन के चले और उसको अपनाएं भी। माइंड मैप क्या होता है, 9th और 12th में बहुत ज्यादा फायदा करता है, और 11th 12th में उसको और ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। माइंड मैप क्या होता है, माइंड मैप ऐसी चीज होती है कि बुक को पूरी तरह से अपने दिमाग में छाप लेना, बुक को अपने दिमाग में छाप लेना, उसको मैं माइंड मैप बोलता हूँ, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो दिमाग में कभी बुक खोल लोगे और कोई सा पन्ना पढ़ लोगे, वो एक्सट्रीम लेवल पे हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए उतना जरूरी नहीं है। अभी के लिए इतना जरूरी है, कई बार हमें चीज याद आ जाती है ना कि बुक के किस पेज पर किस साइड ये वाला डायग्राम था, कई बार ऐसा हो जाता है ना। तो वो कब हो जाता है, जब आप उस डायग्राम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली देखते हो और ज्यादा याद करने की कोशिश करते हो, या फिर आपको वो अच्छा लगता है यदि डायग्राम। तो आपको अभी भी याद होगा साइंस की बुक में जो है वो कहीं पर कोई सा अच्छा आपको डायग्राम अगर याद है तो वो किस पेज पर बना हुआ था, किस साइड बना हुआ था, है ना। तो जो कलरफुल चीजें होती हैं बुक में इसलिए बनाई जाती है ताकि आपके दिमाग में वो छप जाए, है ना। छप जाएगी तो क्या होगा, आप दिमाग में तुरंत वो चीज जो है वो क्लिक करेगी। इसका फायदा क्या होता है, पूरी की पूरी बुक टॉपिक वाइज आपके 10th में होगा ऐसा, मैं 10th में और एक्सप्लेन करूंगा आपको माइंड मैप के बारे में। लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि दिमाग में जो है वो अपन एक तरह से बुक की पूरी सीक्वेंस सीक्वेंस समझते हो, जो इंडेक्स पेपर दिया है कितने चैप्टर है क्या है, तो हर एक चैप्टर की जो है वो इमेज, मतलब इस चैप्टर में जैसे अभी मैंने 5 टॉपिक बोले आपको फर्स्ट चैप्टर में, तो इस चैप्टर में इतने, मैथ्स में थोड़ा सा दिक्कत होता है, साइंस में बहुत फायदा करता है माइंड में। तो इस चैप्टर में इतने पॉइंट है, हमने ये पढ़ा था। उदाहरण के लिए अपन ने अगर अभी जो साइंस का चैप्टर पढ़ा है मिश्रण वाला, उसमें आपको याद होगा कि अपन ने जो है वो पहले जो है वो मिश्रण की डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद विलियन निलंबन और कोलाइडी विलियन के बारे में देखा, उसी में टिंडर प्रभाव के बारे में आया, उसके बाद मिश्रण को पृथक करने की तकनीकें देखी, फिर उसके बाद जो है वो तत्व और यौगिक देखे। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल पूरी तरह से याद हो जाएंगे ना। तो इसके कारण से क्या होगा, आपके दिमाग में जब बुक खोलोगे तो वो टॉपिक की इमेज बन जाएगी, उस टॉपिक की इमेज बन जाएगी बुक में, इस पेज पर ये वाला टॉपिक है इस डायग्राम के साथ। वो इमेज बनने का फायदा क्या होगा, वो इमेज बनने का फायदा ये होगा जब एग्जाम में पेपर थोड़ा सा टफ आ जाता है, पेपर थोड़ा सा टफ ट्रिकी आ जाता है, घुमा फिरा के आ जाता है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि यार ये वाला टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। या फिर पढ़ा होता तो वो बुक में ही है लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा होता है, तो वहां पर माइंड में बहुत अच्छे से काम करता है। और आपको थोड़ा बहुत अगर उस टॉपिक के बारे में पता हो किस चैप्टर से आया हुआ है, आप उसके अपने टॉपिक माइंड मैप में अपने टॉपिक को ढूंढोगे कि ये वाले टॉपिक से यार संभावना है, थोड़ा सा चांसेस है कि ये वाला जो टॉपिक आया है ये इस वाले सब टॉपिक से आया होगा, इस वाले टॉपिक से उठ के आया होगा। तो आपको उस टॉपिक के बारे में जो भी पता है आप उसके बारे में लिख दोगे, तो आपको जो है वो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो है वो नंबरिंग अच्छी हो जाती है। तो माइंड मैप का बहुत जबरदस्त फायदा मिलता है, मुझे तो मिला है, आपके सीनियर्स को भी मिला है। आप अपने अगर आपके भाई बहन पढ़ते हो तो उन जिनको मैंने पढ़ाया 10th क्लास में, अगर वो पढ़ते हैं तो उनसे पूछ लीजिएगा माइंड मैप क्या होता है, उनको भी बहुत अच्छे से पता है, और उसका कुछ फायदा होता है कि नहीं वो खुद बता देंगे आपको कि वाकई में कुछ फायदा होता है कि नहीं होता। नहीं तो फिर आपके अगर वो बोलते हैं कि नहीं होता कुछ फायदा तो बिल्कुल मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, है ना। तो ये माइंड मैप का मेरा कॉन्सेप्ट है जिसको आप अपना सकते हो, जबरदस्ती नहीं है अपनाने की। अगली स्लाइड आ रही है आपके सामने मैथ, जिसके ऊपर पूरी की पूरी प्रश्नावली बनी हुई है, वो ये है ना। जो ब्लैक रंग दिखा रहा है ये सारी वास्तविक संख्याओं को दिखा रहा है, रियल नंबर्स को दिखा रहा है। एक्चुअली होता क्या है, पूरी गणित में नंबर्स होते हैं ना, जितने भी 1 2 3 4 नंबर होते हैं ना, इन पूरे नंबर को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी मतलब उनको अलग अलग समूह में बांटा गया है।
कि इस तरह के अंक जो है वो इस समूह में रख दिए जाते हैं, इस तरह के अंक जो है वो इस समूह में रखे जाते हैं। तो टोटल मिला के 2 कैटेगरी हैं मैथ्स में अंकों की। कौन-कौन सी? वास्तविक संख्याएं और दूसरा है काल्पनिक संख्याएं, है ना? वास्तविक संख्याएं मतलब कि अभी जो अपन देखने वाले हैं उसके बारे में, और जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, काल्पनिक मतलब सोची हुई, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो जो है वो काल्पनिक है। कई बार आता है ना नाटक में लिखा हुआ है ये धारावाहिक काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब कि रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन काल्पनिक है वो चीज। तो मैथ्स में भी दो तरह के नंबर होते हैं, वास्तविक नंबर और काल्पनिक नंबर। वास्तविक नंबर अभी हम देखने वाले हैं। काल्पनिक नंबर कैसे होते हैं? वो इमेजिनरी होते हैं, उसको आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं, आई के फॉर्म में लिखते हैं, जिसके बारे में आप 11th क्लास में चर्चा करोगे। अभी में जरूरत नहीं है आपको, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा उसको खत्म करूंगा, उसको समझा के थोड़ा सा खत्म करूंगा। उसके लिए मुझे एक स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, वो स्क्रीन में लेता हूँ। और मैं आपसे अभी थोड़ी सी बात कर रहा हूँ काल्पनिक नंबर पे, फिर आ रहा हूँ अपने वापस। इसका आपके चैप्टर से कोई भी मतलब नहीं है। काल्पनिक काल्पनिक संख्या मतलब बेसिकली बोलना ये चाह रहा हूँ, गणित में जो संख्याएं होती हैं, संख्या होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है वास्तविक, जिसके बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं अपन। दूसरी होती है काल्पनिक, जिसके बारे में अभी बता रहा हूँ मैं आपको। ये 11th क्लास में पढ़ोगे आप, काल्पनिक संख्याएं, है ना? 9th क्लास में भी हो सकता है, बाद की मैथ्स में हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है इस चैप्टर में तो नहीं है। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। काल्पनिक संख्या जो है वो आई के फॉर्म में लिखा जाता है। आई को पढ़ा जाता है यहाँ पर आयोटा। आयोटा ये 11th क्लास में आएगा आपको। कोई भी नंबर के आगे जब जब आई लग जाता है, जैसे मान लीजिए 2i, 3i, ये इस प्रकार के नंबर जो है वो होते हैं काल्पनिक नंबर, है ना? इनका रियल में एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये सब काल्पनिक होते हैं। इसका मान कितना होता है आई का? इसका मान होता है √-1। √-1 ये होती है काल्पनिक संख्या। अभी के लिए आपको इतना ही मालूम होना चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी ये चीजें जो है वो आप 11th क्लास में बहुत अच्छे से डीप में पढ़ोगे काल्पनिक संख्याओं के बारे में। ठीक, अभी हम बात काय के बारे में कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं आपकी जो संख्या है, वास्तविक संख्या है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये सामने आपके कुछ डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम क्या दिखा रहा है उसके बारे में सोचो, थोड़ा सा ध्यान दो। पहला तो दिखा रहा है सभी वास्तविक संख्याएं, मतलब रियल नंबर के बारे में बात कर रहा है। सही में जो रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जो वास्तविक संख्या है सही में पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं हम रियल नंबर। यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है आपको, दो डायग्राम दिख रहा है। एक डायग्राम में गोले बने हुए हैं, एक के अंदर एक, और एक डायग्राम में अलग बना हुआ है। तो जो वास्तविक संख्याएं होती है उनके दो प्रकार होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इस वाली चीज को आप जो है वो चैप्टर के आखिरी में समझेंगे, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, है ना? अब ये परिमेय संख्याएं जो है इसके अंदर और लोचा है। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं की, है ना? ये डायग्राम दिख रहा है ना आपको, सबसे पहले क्या लिखा हुआ? प्राकृत संख्या है। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ये क्या होते हैं? 1 2 3 4, मतलब एक से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, बहुत अनंत तक जाते हैं। आप मान सकते हो कि एन तक जाते हैं, है ना? बहुत कहीं कहीं तक भी जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? एक से होती है। अच्छा, उसके बाद क्या आती है? उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, है ना? पूर्ण संख्या होल नंबर्स, WHOLE, होल नंबर्स। अब ये पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? जीरो से लेकर शुरू होती हैं और अनंत तक जाती है। ध्यान रहे यहाँ पर, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हुई थी? एक से। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? जीरो से, और अनंत तक जाती है। फिर उसके बाद आते हैं पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, है ना? पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं? ये जो है वो जीरो से प्लस में भी जाते हैं, +1 +2 +3, और जीरो से माइनस में भी जाते हैं, -1 -2 माइनस। ये सारी ही चीजें काय के अंतर्गत आती हैं? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। और अपरिमेय संख्या के उदाहरण क्या है? अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण है पाई, √2, √3 और √5। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। इसी पे अपन अभी खत्म नहीं करेंगे, इसको और बात करेंगे अपन, है ना? इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अब अपन इसको थोड़ा सा काटा पीटी करेंगे, है ना? सबसे पहले बात कर ले हम परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याओं के बारे में आप जानते हो कि ऐसी सारी संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, P और Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है ना? उनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। इसके अगली स्लाइड में अपन और ज्यादा इसके बारे में बात करेंगे। अभी की बात में मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 है क्या नहीं? अच्छा, पूर्ण संख्या 0 से 1 2 3 4 है क्या नहीं?
इसीलिए मैंने क्या करा है, जो प्राकृत संख्या लिखी हुई है, प्राकृत संख्याओं को किसके अंदर लिख दिया है, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत लिख दिया है। मतलब कि क्या, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? देखो पूर्ण संख्या ये लिखा हुआ है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 से, है ना। और जो प्राकृत संख्या होती है वो कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 से। मतलब देखो यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में क्या मौजूद है, यहाँ पर जो है वो प्राकृत संख्या मौजूद है कि नहीं? तो मतलब क्या, मतलब ये कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? पहली बात तो ये याद रखो, जो प्राकृत संख्याएं होती है वो कहाँ से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5, एक से शुरू होती हैं, कहीं अनंत तक जाती हैं। फिर उसके बाद जो पूर्ण संख्या होती है वो कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती हैं। और जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से प्लस में भी जाते हैं और माइनस में भी जाते हैं। तो अब देखना यहाँ पर पूर्णांक को देखो, पूर्णांक में 0 1 2 3 दिख रहा है। यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3, इसीलिए इसको जो है वो पूर्णांक के गोले में रखा हुआ है। तो पूर्णांक के गोले में इसको रखा हुआ है। मैं इसको और प्रैक्टिकली कैसे समझा सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको दूसरी तरह से समझाने की। मान लो अपन एक आपकी क्लास में जो है टोटल मिला के 40 स्टूडेंट है टोटल मिला के। तो ये एक गोला किसको दिखा रहा है, ये एक गोला दिखा रहा है क्या बोलते हैं, पूरी 9th क्लास को, पूरी 9th क्लास को दिखा रहा है। अब मुझे इसमें दिखाना है कि भैया 20 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। तो मैं क्या इसको ऐसा दिखा सकता हूँ, ये 40 को 20 लड़कियां और 20 लड़के, ये दो गोले बना दिए मैंने, जिसमें से एक क्या दिखा रहा होगा, एक दिखा रहा होगा बॉयज को और एक दिखा रहा होगा गर्ल्स को, है ना। 20 लड़के और 20 लड़कियां। मतलब क्या, ये जो बड़ा गोला है, ये बड़ा गोला किसको दिखा रहा है, 9th क्लास को दिखा रहा है कि नहीं? ये बड़ा गोला 9th क्लास को दिखा रहा है, पूरी 9th क्लास को दिखा रहा है, जिसमें क्या है, ये जो बी वाला हिस्सा है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये केवल लड़कों को दिखा रहा है और ये वाले लड़कियों को दिखा रहा है। मतलब ये गोले दोनों हैं 9th में ही ना। अगर हम इन दोनों को गोलों को जोड़ दे तो भी हमको 9th मिल जाएगी ना। सेम केस यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी देखो ध्यान से, इन गोलों को आप रंग बिरंगा मत समझो, इन गोलों को थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, इन गोलों को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा एक गोले के अंदर दूसरा गोला है, एक गोले के अंदर इस गोले के अंदर ये वाला गोला है। मतलब क्या, ये वाला गोला जो है, ये वाला गोला जो है वो इस गोले के अंदर है, इस गोले के अंदर है। तो ये पार्ट हुआ इसका, ये वाला गोला जो है वो इसके अंदर है ना। ये वाला गोला जो हुआ इसका पार्ट हुआ किसका, इसका। मतलब क्या, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करें, जो प्राकृत संख्या होती है, जो पूर्ण संख्या, वो किसके अंदर आती है, वो पूर्णांक के अंदर आती है। वो काय के अंदर आती है, पूर्णांक। अच्छा, और ये तीनों कौन सी, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये किसके अंदर आती है, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है ना। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ये सारी संख्याएं आती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यहाँ कुछ कंफ्यूजन हो रही है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा हो, समझ में आ रहा है ये चीज? म्यूट है क्या माइक? नहीं म्यूट तो नहीं है, समझ में आ रहा है? जी भैया आ रहा है। हाँ। अच्छा, इसमें 8 क्लास में पढ़ चुके हो क्या ये प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है? हाँ भैया। हाँ भैया। प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय भी पढ़ी थी। पढ़ी है, चलो अच्छी बात है अगर पढ़ी। आपने भी समझाया था। मैं समझा चुका हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक बार फिर से देख पिछले लेते हैं। साल गर्मियों में क्लास लगी थी ना 8th में। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, भैया। चलो अच्छी बात है, आपका हाँ रिवाइज हो जाएगा वो। अगर अगर मैंने समझाया है तो मुझे याद नहीं है, आपका रिवाइज हो जाएगा, ये अच्छी बात है। 9th क्लास में पूरा चैप्टर इसी पे बना हुआ है। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आती है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक में ये ऐसा लिखना चाहिए, प्राकृतिक संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, पाई, √2, √3, √5, ये सारी चीज होती है।
है ना। इसके बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। अब देखना अपन चैप्टर पे आ जाते हैं कि चैप्टर किससे रिलेटेड है और चैप्टर में पहली प्रश्नावली क्या बोल रही है। तो देखो आप देखोगे कितनी आसानी से जो है वो आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये चैप्टर है आपका अध्याय संख्या पद्धति। आप चाहोगे अगर बुक नहीं है आपके पास तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको बुक भेज दूंगा इसकी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये संख्या रेखा बनाई हुई है इन्होंने, यहाँ पर आपको संख्या रेखा दिख रही है ना, ये वाली संख्या रेखा है। इसको संख्याओं को ऐसे दर्शाते हैं, बीच में 0, इस साइड 1 2 3 4, इस साइड -1 2 3 4, यहाँ 1/4 1/, तो अभी बात करेंगे इसको कैसे दर्शा सकते हैं। इन्होंने उदाहरण लिया हुआ है पूर्ण संख्याओं का, और यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्ण संख्याओं को W से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्ण संख्याओं को W से प्रकट किया जाता है। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। लिखा हुआ है ना, होल नंबर लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है। होल नंबर्स जो है वो काय से स्पेलिंग शुरू हो रही है, W से, इसलिए इसको काय से दर्शाते हैं, पूर्ण संख्याओं को W से दर्शाया जाता है। अच्छा, इसके बाद यदि पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स, और पूर्णांक का जो संकेत चिन्ह है वो क्या है, वो Z है, वो Z है। अब बोलोगे यार भैया ये तो I से स्टार्ट हो रहा है और Z नाम क्यों दे रहे हैं, तो इसमें साफ लिखा हुआ है इन्होंने Z क्यों। Z जो है वो जर्मन के एक शब्द ज़हलीन से बना हुआ है। जर्मनी एक कंट्री का नाम है, देश का नाम है, यूरोप में है ये कंट्री, यूरोप मतलब यूरोप महाद्वीप में है ना। तो वहां पर जो है वो जर्मन शब्द से इसका इंटीजर्स का मतलब है, जिसका जो लिया गया ज़हलिन से, है ना। ज़हलिन है जिसका अर्थ क्या होता है, गिनना होता है, और जहल का अर्थ होता है संख्या। तो जर्मनी का शब्द है ये, इसके कारण से इसको पूर्णांक को काय से दर्शाते हैं, Z से दर्शाते हैं, I से नहीं दर्शाते हैं, Z से दर्शाते हैं। ये बुक में लिखा हुआ है आपके। फिर उसके बाद इसमें जो है वो परिमेय संख्याओं के बारे में लिखा हुआ है। तो परिमेय संख्या को बोलते हैं रैशनल नंबर, है ना। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जो है वो 1/2 3/4 या -2005 2006 बटे में लिखते हैं ना, जो वो होती है परिमेय संख्या, मतलब जिनको P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है उनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या को कैसे दर्शाते हैं, इसको Q से दर्शाते हैं, Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों करते हैं भैया, परिमेय संख्या को रैशनल नंबर बोल रहे थे, R से रिप्रेजेंट करो ना, तो Q से करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि Q शब्द जो परिमेय बना है, रेशों की उत्पत्ति जो है वो क्वोटेंट से हुई है, जिसके कारण से हम क्वोटेंट के कारण से ही इसको कैसे दर्शाते हैं, Q से दर्शाते हैं। हालांकि इसको याद रखने की जरूरत नहीं है और भविष्य में ये ज्यादा काम नहीं है। 11th-12th में आपको कोई बोलेगा नहीं कि परिमेय संख्या को Q से दर्शाओ, बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, है ना। लेकिन अभी के लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं चीजें, इसलिए आपको देखना है। तो अब परिमेय संख्याओं की परिभाषा कैसे दी जाती है, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी सारी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। देखो ये वाली पूर्णांक वाली बात फिर से आ गई। पूर्णांक मतलब कि क्या हो, अपन डेफिनेशन जो है इस डायग्राम से समझ सकते हैं। पूर्णांक मतलब कि इंटीजर, प्लस या माइनस हो सकता है, जीरो भी हो सकता है पूर्णांक को। इसके उदाहरण याद रखिएगा, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या है, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ हम इस बात पर बल क्यों दे रहे हैं कि Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। देखो क्यों बोल रहे हैं P/Q में, ये लोग जो बोल रहे हैं 2 में सॉरी, क्यों बोल रहे हैं P/Q में, ये जो परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन बोल रहे हैं ना, वो कुछ ये बोल रहे हैं परिमेय संख्या क्या होती है, इसको P/Q के फॉर्मेट में लिखना है आपको हमेशा, जहां पर P और Q क्या होंगी, P और Q हमेशा पूर्णांक होंगे, इंटीजर्स होंगी, और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए हमेशा। क्यों हमेशा डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये बुक आपसे बोल रही है क्यों हम बोल रहे हैं क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना ही चाहिए, आप इस बात पे बल क्यों दे रहे हो कि क्यू जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ऐसा क्यों, है ना। तो वो ऐसा इसलिए क्योंकि फिर से एक बात सुन लो, P/Q के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। P जो है और Q जो है वो पूर्णांक होती है, इंटीजर्स होते हैं, और Q हमेशा डज नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए 0। 0 मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मतलब अगर कि यदि ये Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 हुआ, है ना, अगर इक्वल्स टू 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, ऊपर मान लो कोई संख्या 1 है और नीचे अगर 0 है, तो 0 का भाग 1 में दे सकते हो क्या, इसका हमेशा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमेशा इन्फिनिटी, अनंत,
क्योंकि आपको जीरो से अगर एक में भाग देना है तो आपको अनंत बार देना पड़ेगा, तब जाके जो है वो एक आ पाएगा। इसलिए हम जो है बोलते हैं जीरो डज नॉट इक्वल, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू की वैल्यू जीरो होगी तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 4/0, 4/0 लिखा हो तो इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आएगा। अच्छा, इसका उल्टा लिखें, यदि जीरो में भाग दें 4 का तो 4 शून्य शून्य होता है, यहाँ पर आंसर जीरो आएगा। दोनों ही आंसर बहुत डिफरेंस है और दोनों ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म भी है। मतलब किसी चीज में यदि हम जीरो का भाग देते हैं, किसी भी अंक में हम जीरो का भाग देते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। और यदि जीरो में किसी अंक का भाग देते हैं, किसी भी अंक का देंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, है ना, 5 शून्य शून्य, तो जीरो ही आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात। क्यों हम बोल रहे हैं क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमेशा जीरो से भाग देंगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे और वो परिमेय संख्या नहीं कहला पाएगी। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ हम सब इस बात पर बल देते हैं कि जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद नीचे लिख रहे हैं पी और क्यू का जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाँ, ये आ गई आपकी परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन। परिमेय संख्या क्या होती हैं इसके बारे में अपन को थोड़ी सी चर्चा करना है। अब क्या की चर्चा करना है, ये चर्चा करना है कि ये परिमेय संख्याओं के क्या क्या गुण हैं और कैसे कैसे गुण है। तो पहला लिखा हुआ ऐसी सभी संख्याएं जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उनको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जहां पर पी व क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको बता दिया मैंने क्यों होता है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों होता है, इसलिए होता है अगर हम क्यू की वैल्यू जीरो रखेंगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, अनंत आएगा, इसलिए हम जो है वो क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो बोलते हैं। अगला, ये पूर्णांक पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं। ये बात तो अभी अपन ने देखी है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं भी हो सकती हैं, प्राकृत संख्याएं भी हो सकती हैं और पूर्णांक भी हो सकते हैं। देखो परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या क्या हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकते हैं, पूर्ण संख्याएं भी हो सकती हैं और प्राकृत संख्याएं भी हो सकती है। अब आप बोलोगे भैया पूर्णांक कैसे हो सकते हैं परिमेय संख्या, जैसे -3 -2, ये कैसे परिमेय संख्या हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो पूर्णांक की बात करें यदि आप बोल रहे हो तो -3 ये परिमेय संख्या नहीं है क्या, बिल्कुल है, बटे में 1 लिख दो, इसका आंसर भी कितना आएगा, -3 ही तो आएगा। मतलब बटे में 1 लिख सकते हैं ना इसके, अगर -2 है -2 के बटे में 1 लिख दो, ये परिमेय पी ओपन क्यू के रूप में लिख तो दिया इसको। तो जाहिर सी बात है इंटीजर्स जो होते हैं उनको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद अगर होल नंबर की बात करें, होल नंबर जैसे कि मान लीजिए 1 है तो उसके नीचे अगर हम 1 लिख दें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/1 का आंसर भी 1 ही आएगा। यदि हम 2/1 लिख रहे हैं इसका आंसर भी 2 ही आएगा। मतलब वास्तविक पूर्ण संख्याओं को भी हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, 0/1 करेंगे यदि तो जीरो होती है ना पूर्ण संख्या एक, 0/1 करेंगे तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है ना। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे हम, उसके बाद हम बोलेंगे कि यदि हम उसकी पूर्ण प्राकृत संख्याओं की बात करें तो 1/1 से शुरू होती है, तो इनको तो हम आसानी से लिख ही सकते हैं। 1 को 1/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखूं 3 को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो 3/1 लिख दूंगा, परिमेय संख्या हो जाएगी ये। मतलब क्या, मतलब ये कि जितनी संख्याएं हैं, ये जितनी संख्याएं हैं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, ये सभी काय के अंदर आती हैं, परिमेय संख्या के अंदर आती हैं। इन सभी को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, इन सभी को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अभी देखना इस पिक्चर का खेल खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन करेंगे ना उसकी फिर से जरूरत पड़ेगी। परिमेय संख्याओं का अद्वितीय निरूपण नहीं हो सकता। अद्वितीय निरूपण, इस पॉइंट का मतलब क्या है, परिमेय संख्याओं का अद्वितीय निरूपण नहीं हो सकता। मतलब कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं 1/2 लिख रहा हूँ, तो क्या इसको मैं 1/2 ही लिख सकता हूँ क्या, और किसी रूप में नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। जैसे मैंने लिख दिया 2/4, ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, बिल्कुल दोनों, देखो दोनों परिमेय संख्या और दोनों का मान बराबर है। कैसे, 2 से काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। तो बिल्कुल इसका अद्वितीय निरूपण नहीं है, एक जैसा निरूपण नहीं कर सकते, इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं। दूसरे और एक और बताओ, इसको और कैसे लिख सकता हूँ, कोई उदाहरण दो। 1/2 को और कैसे लिख सकता हूँ मैं, एक उदाहरण दो। 4/8। 4/8 बिल्कुल सही है, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं। इसको 10/20 भी लिख सकता हूँ, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। मैं इसको 40/20
80 भी लिख सकता हूँ, 40 से कम 40, 40 दूनी 80। तो 1/2 को मैं इतनी तरह से लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, जो परिमेय संख्या होती है उसको केवल एक ही रूप में नहीं लिख सकते हम, उसको कई रूपों में लिखा जा सकता है, अलग अलग भिन्नों के रूप में उसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ये खत्म नहीं हुई, अभी और भी हो सकती है बहुत सारी। उदाहरण के लिए मान लो अपन जो है वो 49 का पहाड़ा पढ़ लो, चलो ठीक है, 49 बटे कर लो, 49 से कम 49, 49 दूनी 98, ये भी 1/2 का रूप है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ये भी 1/2 के रूप में। बात ये है कि जो परिमेय संख्या होती हैं उनको एक ही जगह से एक ही जैसा नहीं लिखा जा सकता, अद्वितीय रूप, उसका अद्वितीय निरूपण नहीं होता है, एक ही जैसे नहीं, उसको बहुत सारी तरह से लिखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद लिखा हुआ है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेकों संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं ले ली हमने, मान लीजिए मैंने ले ली 2 और 3। अब बोलोगे भैया ये तो परिमेय संख्या है ही नहीं, आप बोल रहे हो परिमेय संख्या, और ये दोनों परिमेय संख्या थोड़ी ना। अरे हैं, देखो फिर से बटे में 1 लिख दिया, है कि नहीं? परिमेय संख्या। इसके बीच में अपरिमित रूप से अनेकों परिमेय संख्याएं होती है, ये आपसे बोलना चाह रहा है। कैसे बोलेंगे, कैसे होती है परिमेय संख्या अपरिमित रूप से? तो मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। 2 और 3 के, ये दोनों परिमेय संख्या है, आपको मालूम है, 2/1 और 3/1। इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है आपको। आप बोल रहे हो ना कि जैसे मैंने बोला आपसे कि इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो अब मैं प्रूफ करके बताता हूँ आपको, या फिर आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे मैं बोल सकता हूँ कि 2 और 3 के रूप में अनेकों परिमेय संख्या होती है। पहले तो अपन एक ज्ञात कर लें कि आपसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपसे, 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करो। कितनी? अभी एक ही मान लो, एक ज्ञात करना है। सबसे पहले तो मैं इसको परिमेय के रूप में लिख लूंगा, 2 और 1, 2/1, 3/1, ये परिमेय संख्या होगी। इनके बीच में जो है मेरे को संख्या ज्ञात करना। अच्छा देखना, बटे में अगर नहीं लिखा है मैंने, तो 2 और 3 के बीच में संख्या कौन कौन सी? अच्छा मैं इसको लिखूं 2.1, तो ये इसके बीच में आ रहा है। संख्या रेखा पे बात करूं, यदि संख्या रेखा, देखो ये मैंने संख्या रेखा बना ली, अच्छे से बना लेता हूँ। ये मैंने एक लाइन खींच दी संख्या रेखा की, और इसमें क्या करा, बीच में जो है वो 0 ले लिया, इस साइड जो है वो 1 2 3 ले लिया, 1, सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए, स्केल से अच्छा हो जाएगा। मेरे हाथ से जो है वो हो सकता है गलत बन रहा हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना। इस साइड क्या होगा, -1 -2 -3 होगा कि नहीं? इसी को बोलते संख्या रेखा के नहीं? अब आपसे क्या बोला है, 2 और 3 के बीच, मतलब इसके बीच और इसके बीच क्या ज्ञात करना है आपको? परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अच्छा देखना, इसके बीच ये यहाँ पर कहीं 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 ऐसी रेखाएं होंगी कि नहीं? स्केल पे होती है कि नहीं? ऐसी मतलब इसके बीच कुछ अंक भी होंगे 2 और 3 के बीच। अगर मैं बात करूं तो 2 और 3 के बीच कितने अंक होंगे? 2.1 भी होगा, 2.2 भी होगा, ऐसे कहां तक होंगे? 2.9 तक होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और यदि मैं इन सबको अगर परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहता हूँ तो दशमलव हटाऊं और बटे में 1 0 बढ़ा सकता हूँ। दशमलव की जगह 1 लिखा और 1 0 बढ़ा दिया, दशमलव को हटा दिया यहाँ से। कर सकता हूँ कि नहीं? ऐसा करते हैं ना, बटे में अपन को संख्या चेंज करना होती है, तो मैंने दशमलव हटा दिया और क्या कर दिया, नीचे जो है वो 1 0 बढ़ा दिया। ऐसे यहाँ पर भी क्या करा, दशमलव हटा दिया और नीचे क्या कर दिया, 1 0 बढ़ा दिया। ऐसे यहाँ पर भी क्या करा, दशमलव हटाया और नीचे क्या कर दिया, 1 0 बढ़ा दिया। ये परिमेय संख्या बन गई कि नहीं? बिल्कुल बन गई। मतलब क्या करा अपन ने, 3 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली, किसके बीच, 2 और 3 के बीच। आप बोलोगे इसका मान 2 और 3 के बीच में इतनी बड़ी बड़ी संख्या कैसे हो सकती है भैया? बिल्कुल हो सकती है, आप डिवाइड करके देख लीजिए चाहो तो, फिर से डिवाइड करके देख लो इसको। 10 से भाग देंगे, भाग 10 कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला गया, बचा कितना, 1, दशमलव लगाया तो 10 हो गया, 10 एकम 10, 2.1 हो गई। किसके बीच में आ रही है, 2 और 3 के बीच में तो आ रही है 2.1, आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आ रही है। ऐसे ही 22.22/10 करेंगे यदि हम, तो ये कितने हो जाएगी, 2.2। अभी तो करा आपने 2.2, भाग दोगे 10 में, 10 का भाग दोगे 22 में तो 2.2, इसको करोगे तो कितना आएगा, 2.9। ये 2 और 3 के बीच में ही तो है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, इसके बीच में तो आ रही है ये सारी संख्या। 2.1 हो, 2.2 हो, 2.3 हो, ये सभी जो है वो इसी के बीच में आ रही होती है। 2.2 2.3 2.4 2.5 2.9 तक जो है वो ऐसी इसी के बीच में आएंगी। तो आप बता सकते हो कि नहीं, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या है। और वो बहुत, अब आपसे ये वाला जो पॉइंट बोल रहा है,
बोल रहा है कि अपरिमित रूप से अनेकों परिमेय संख्याएं होती हैं। तो बोले यार भैया अभी तो आपने बोला कि 2.1 से लेकर 2.9 तक हो सकती हैं, ये तो केवल 10 ही हुई। तो आप कैसे बोल रहे हो कि अनंत अनेकों होती हैं? अनेकों मतलब बहुत सारी होती हैं, कैसे बोल सकते हो ये? इसको जानने के लिए आपको एक बार फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि टाइम खत्म हो गया है ना। मैं इस पे बात कर रहा हूँ, एक बार फिर से ज्वाइन करो सभी लोग।